So welcome everyone, this is Milan Mukherjee and today we are starting a video lecture on uniform circular motion। ये क्लास 11th का एक टॉपिक है, इसको हम बोल रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस वीडियो लेक्चर में हम टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, फिर जानेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा। ठीक, यहां जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही होती है, किसी सर्कुलर ट्रैक पे मोशन कर रही होती है, तब उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। या व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स इन अ सर्कुलर पाथ देन वी कैन से द बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन। और यहाँ पे एक यूनिफॉर्म शब्द आता है। यूनिफॉर्म शब्द का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? हम यूनिफॉर्म शब्द का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये बॉडी सर्कुलर मोशन में तो है, लेकिन इसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है तो हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको हम कैसे बोल सकते हैं? इसको वैसे बोल सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद द यूनिफॉर्म स्पीड देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके एग्जांपल जैसे समझे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल जैसे मैं किसी बॉल को अगर एक धागे से बांध दूं, धागे से बांधने के बाद गोल गोल घुमाता हूं, तो वो बॉल क्या करेगा? गोल गोल घूमेगा। तो वो कैसा मोशन कर रहा है? वो मोशन कर रहा है सर्कुलर मोशन कर रहा है। इस तरीके से अगर मैं कोई व्हील लेता हूं, व्हील के एंड पे एक डॉट बना देता हूं, और जब वो व्हील गोल गोल घूमेगा तो वो डॉट कैसा होगा? वो डॉट मेरा सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई देगा। और अगर मैं बड़े लेवल पे समझूं तो क्या, जैसे मेरा मून जो है अर्थ के आसपास गोल गोल घूमता है, वो क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। जिस तरीके से मैंने बोला ढेर सारे प्लैनेट्स हैं, वो सन के अराउंड गोल गोल घूम रहे हैं। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो कैसा कहलाएगा? मेरा सर्कुलर मोशन कहलाएगा। या फिर मैं बहुत ही छोटे लेवल की बात कर रहा हूं, मैंने बोला एक एटम की बात कर रहा हूं, बीच में मेरा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आसपास सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो वो कैसा मोशन कहलाएगा? वो मोशन कहलाएगा मेरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर स्पीड उसकी कांस्टेंट है तो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अपन एक बात और बोल सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ एंड इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या, चाहे मैं ये बोल दूं कि मेरी स्पीड कांस्टेंट है, चाहे मैं ये बोल दूं कि इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब भी दोनों का ही मतलब मेरा बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा। तो इन नटशेल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हो गया कि एक बॉडी मेरी सर्कुलर ट्रैक में घूम रही है और उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो इसकी स्पीड रहेगी, इसकी स्पीड हमेशा कैसी रहेगी? इसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक, तो अब अगर मैं बोलूं अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगी, मैंने यहाँ पे स्पीड शब्द का इस्तेमाल किया, वेलोसिटी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। वेलोसिटी शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि वेलोसिटी के अंदर क्या होता है? वेलोसिटी के अंदर उसको मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। मतलब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज स्पीड विथ डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरा एक सर्कुलर ट्रैक है और मैंने क्या किया हुआ, एक बॉल को धागे से बांध दिया और एक सेंटर पे ज्वाइन करा दिया। ठीक, अब ये बॉल मेरा गोल गोल घूम रहा है। अगर मेरा बॉल गोल गोल घूम रहा है तो इस वक्त इसका जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है। मैंने बोला ये बॉल मेरा घूम रहा है और अभी मेरे इस पॉइंट पे आया तो इसका डायरेक्शन कहां है? इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है। जब ये बॉल घूम के मेरा यहां आ जाएगा तब इसका डायरेक्शन कैसा बनेगा? इसका डायरेक्शन मेरा इधर की तरफ बनेगा। जब ये बॉल घूम के मेरा इधर आ जाएगा तब इसका डायरेक्शन कैसा बनेगा? तब इसका डायरेक्शन इधर की तरफ बनेगा। जब ये बॉल घूम के मेरा यहां आ जाएगा तो क्या होगा? इसका डायरेक्शन इधर की तरफ जाएगा। मतलब जब मेरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो मैं हर मोमेंट पे देखूं तो क्या होता है? उसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज होता जाता है। इसका मतलब यह है कि इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है, वेलोसिटी मेरी कंटिन्यूअसली चेंज होती है। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ रही कि स्पीड तो मेरा कांस्टेंट होता है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। तो इस टाइप का मोशन क्या कहलाता है? इस टाइप का मोशन कहलाता है मेरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हम स्टडी क्यों करते हैं? फिजिक्स में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मुझे कहां देखने को मिलता है? मेरे को अर्थ के आसपास मून घूमता हुआ दिख रहा है तब भी मेरे को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिख रहा है। मैंने बोला किसी न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तब भी मेरे को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखने को मिल रहा है। मतलब सर्कुलर मोशन नेचर में कई जगह पाया जाता है और अगर मुझे सर्कुलर मोशन की स्टडी करनी है तो मुझे कुछ टर्मिनोलॉजीज को पढ़ना पड़ता है, कुछ टर्म्स को जानना जरूरी होता है। तो यहाँ पे एक बेसिक सी कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई है, उसको जानते हैं। तो पहला टर्म क्या लिखा हुआ है? पहला टर्म लिखा हुआ है हमारे पास टाइम पीरियड। अब देखो टाइम पीरियड क्या होता है हम समझते हैं। टाइम पीरियड ऐसा होता है कि मान लो ये जो मेरा बॉल है जो कि यहां बंधा हुआ था, ये बॉल एक साइकिल पूरा कंप्लीट करके वापस यहां आ जाता है।
ये बॉल क्या कर रहा है, ये बॉल एक साइकिल कंप्लीट करके वापस अपनी जगह पे आ जाता है, और एक कंप्लीट साइकिल होने के लिए उसको जितना टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उसका टाइम कहते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज नोन एज टाइम पीरियड। मतलब एक रेवोल्यूशन करने में या एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगा हुआ जो समय होगा वो क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। फिजिक्स में टाइम पीरियड का इस्तेमाल हम कई जगह पे पढ़ते हैं। आप वेव्स पढ़ोगे, वाइब्रेशंस पढ़ेंगे, हम ऑसिलेशंस पढ़ेंगे, सभी जगह पे हमने टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। मतलब एक एक्टिविटी को करने में लगा हुआ जो समय होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। मतलब बेसिकली अगर फिजिकल क्वांटिटी वाइज समझो तो ये क्या है, ये टाइम ही है। तो फिजिकल क्वांटिटी वाइज अगर ये टाइम है तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट भी सेकंड होगी। तो हमने टाइम पीरियड के बारे में जान लिया कि द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल या कंप्लीट वन एक्टिविटी इज नोन एज टाइम पीरियड, और उसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी, उसकी एसआई यूनिट बनेगी हमारी सेकंड। ठीक, तो आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया कि टाइम पीरियड क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा टर्म है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, चलो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि द एक्टिविटी परफॉर्म पर यूनिट टाइम या द साइकिल परफॉर्म पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। चलो फ्रीक्वेंसी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कैसा, मैंने मान लिया कि ये जो बॉल है, ये बॉल एक साइकिल कंप्लीट करता है और कंप्लीट होने के बाद वापस यहां आ जाता है, और इसमें जो इसको लगा हुआ समय है वो मान लेता हूं कि वो 5 सेकंड होगा। तो इसका टाइम पीरियड क्या कहलाएगा, इसका टाइम पीरियड कहलाएगा 5 सेकंड। ठीक, मैंने बोला कि एक बॉल है, एक साइकिल कंप्लीट करती है, और उस साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 5 सेकंड लगता है। तो मैंने बोला कि बताओ कि 1 सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हुई है। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। द साइकिल कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, या द एक्टिविटी कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। और अभी जो हमारा यूनिट टाइम चल रहा है उसको हम किस में डील कर रहे हैं, उसको हम सेकंड में डील कर रहे हैं। मतलब एक सेकंड में जितनी एक्टिविटी हुई है वो क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक, तो हमने बोला कि एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना समय लगा, 5 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट होगी, तो 1 सेकंड में सीधी सी बात है 1/5 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। 1/5 पार्ट उस साइकिल का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी मेरी फ्रीक्वेंसी, और ये जो सेकंड है मेरा, ये क्या कहलाएगा, मेरा टाइम पीरियड। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना समय लगा है वो टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, एक यूनिट टाइम में कितनी एक्टिविटी परफॉर्म हुई है वो क्या कहलाता है, मेरा फ्रीक्वेंसी। ठीक, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टॉपिक आता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला हमने, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। इसी एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर मैंने बोला कि टाइम पीरियड मेरा क्या है, 5 सेकंड, तो एक सेकंड में कितनी एक्टिविटी होगी, 1/5। तो ये क्या कहलाएगा मेरा, ये कहलाएगा मेरा फ्रीक्वेंसी। तो सीधी सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे टॉपिक बनाता हूं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। चलो फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे हम स्मॉल f से डिनोट कर रहे हैं। कई किताबों में फ्रीक्वेंसी को म्यू से भी डिनोट करते हैं। कैसा, ऐसा एक सिंबल होता है, ये म्यू जैसा सिंबल होता है, इसको ये भी फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं। कई किताबों में f भी यूज करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को, ये भी फ्रीक्वेंसी और ये भी फ्रीक्वेंसी ही है। तो हमने बोला व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो अगर टाइम पीरियड मेरा 5 बन रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या बन रहा है, 1/5। इसी तरीके से अगर टाइम पीरियड मेरा 10 बनेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, 1/10। टाइम पीरियड अगर t बनेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, फ्रीक्वेंसी बनेगा 1/t। या इसी तरीके से मैं सिंपली बोल सकता हूं कि टाइम पीरियड इज इनवर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी। सीधी सी बात है, मतलब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, t इज इक्वल्स टू 1/f। यहां से मेरा एक रिलेशन और बनके तैयार हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमने बना दिया, ये क्या बन गया मेरे पास, t इज इक्वल्स टू 1/f। या फिर मैं सिंपली बोल सकता हूं कि t इंटू f अगर करता हूं किसी भी सिचुएशन पे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करता हूं तो वो हमेशा क्या मिलेगा, वो मेरे को यूनिटी मिलेगा। मतलब हमेशा उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक, चलिए यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। की फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होगी। तो देखो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट कहां से बना सकते हैं हम, यहां से बना सकते हैं। सीधे देख रहे हैं हम कि जो फ्रीक्वेंसी बनेगा मेरा वो क्या बनेगा, वो टाइम पीरियड का इनवर्स बनेगा। टाइम पीरियड इज इन t is equals to 1/f, तो f is equals to 1/t हो जाएगा। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट की बात करूं तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, देखिए टाइम पीरियड के लिए हम सेकंड का इस्तेमाल करते हैं, तो 1/t के लिए क्या हो जाएगा, 1/t के लिए हो जाएगा मेरे पास सेकंड इनवर्स। जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड इनवर्स बोल सकते हैं। सेकंड इनवर्स के अलावा इसका एक और नाम है जिसको सेकंड इनवर्स के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हर्ट्ज।
जिसका सिंबॉलिक फॉर्म है hz। तो हम ऐसा यूनिट जो होती है उसकी सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं, और सेकंड इनवर्स ना यूज करके हम क्या यूज करते हैं, हर्ट्ज यूज करते हैं। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट के ऊपर लिया गया है जो कि ऑसिलेशंस और वाइब्रेशन की काफी स्टडी की है, तो उसमें कई बार टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होता है। तो 1 हर्ट्ज क्या होता है, 1 हर्ट्ज का मतलब ये सीधा सीधा यही होगा। 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जिसमें एक यूनिट टाइम में कितने एक्टिविटीज परफॉर्म हुई है, वो क्या कहलाएगा, आपको 1 हर्ट्ज कहलाएगा। ठीक, तो इसके हम सेकंड इनवर्स भी इस्तेमाल करते हैं, हर्ट्ज भी इस्तेमाल करते हैं, और कई जगह पे सीपीएस भी पढ़ते हैं। तो सीपीएस का मतलब भी क्या होता है, सीपीएस का मतलब होता है साइकिल पर सेकंड। तो कहीं पे भी अगर सेकंड इनवर्स लिखा है, हर्ट्ज लिखा है, सीपीएस लिखा है, सबका एक ही मतलब होता है कि पर यूनिट टाइम में कितनी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। तो ये क्या होती है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो गई। ठीक, तो इस अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने टाइम पीरियड पढ़ लिया और फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया, और रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया। इसको नोट डाउन करो, थोड़ा सा हम बोर्ड को रब करते हैं, फिर आगे चल के पढ़ते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी। अभी तक आपने डिस्प्लेसमेंट सब जाना होगा, डिस्प्लेसमेंट वर्ड से आप फेमिलियर होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, तो मैं बोर्ड को रब करता हूं, फिर मिलते हैं, अभी कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक टर्म आया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है उसको जानते हैं, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल ही क्यों हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, चलो मैं मान लेता हूं, आप लोगों ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा होगा कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, मैंने बोला एक बॉडी यहां रखी हुई है, अब वो इस जगह से मूव करके कहीं इस जगह पे आ गई। ठीक, तो मैंने बोला कि इसका इनिशियल पॉइंट ये होगा और फाइनल पॉइंट ये होगा, इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या बन जाएगा मेरा, वो बन जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट, और ये हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब एक लाइन की तरफ हो रहा है, एक लीनियर मूवमेंट हुआ है, बॉडी मेरी यहां से मूव करके यहां हो गई, ये मेरा लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक, लेकिन हम ये बात भी जानते हैं कि अगर मेरी बॉडी मूव कर रही है और मूव करने के बाद उसी पॉइंट पे वापस आ गई, उसी पॉइंट पे वापस आ गई का मतलब क्या हुआ, इसका इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो जाता है। ठीक, तो अगर मुझे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एनालिसिस करनी है तो मैं देखता हूं कि जो मेरी बॉल है वो यहां से मूव करके, अगर मान लो यहां से मूव करके यहां तक आती है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा बनेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर ये बॉडी मूव करके यहां से यहां चली जाती है तो इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक, लेकिन अगर ये बॉल मेरा यहां से मूव करके वापस यहीं आ जाता है तब क्या होगा, तब मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो मैंने बोला अगर 1 कंप्लीट साइकिल कर लेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी सर्कुलर पाथ में अगर ऑब्जेक्ट मेरा घूम रहा है और उसी पॉइंट से स्टार्ट करके उसी पॉइंट पे आ गया, इसका मतलब इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है, तब मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तब मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो मैंने बोला कि जो मेरा बॉल है ये एक राउंड कंप्लीट किया, सेकंड राउंड कंप्लीट किया, थर्ड राउंड कंप्लीट किया, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, कितने भी राउंड कंप्लीट कर ले, अगर वो वापस उसी जगह पे आ गया तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो अभी हमको अगर मुझे इसकी एनालिसिस करनी है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का कोई रोल ही समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट अल्टीमेटली क्या हो जाता है, अल्टीमेटली 0 हो जाता है। मतलब अगर मुझे इसकी एनालिसिस करनी है तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट वर्ड से काम नहीं चलेगा, मेरे को यहाँ पे एक नया टर्म लाना पड़ेगा, और वो नया टर्म क्या है मेरे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे, मैंने बोला ये बॉल मेरा यहां से घूम करके यहां तो आ गया, तो इस कंडीशन में मेरा डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ, लेकिन एक क्वांटिटी है जो 0 नहीं हुई, वो क्या, वो इसका चेंज इन एंगल, इसने कितना एंगल कवर किया। तो ये जितना एंगल कवर करेगा तो मैं इसको बोल सकता हूं कि इसमें कुछ एंगुलर चेंज आया है, कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया है, और वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास, एक कंप्लीट साइकिल दैट इज 360 डिग्री, या मैं इसको रेडियन में बात करूं तो कितना हो जाएगा मेरे पास 2 पाई रेडियन। अगर मैंने बोला कि ये बॉल मेरी एक साइकिल के बाद एक और साइकिल कंप्लीट कर लेती तब मेरा कितना हो जाएगा, तब थीटा हो जाएगा मेरे पास 4 पाई रेडियन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी भी क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट अभी भी 0 रहेगा। तो यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि एक बॉडी जब अपनी जगह से मूव करती है तो वो कितना एंगल कवर करती है, ये जो एंगल आ रहा है इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को और डिटेल में समझते हैं। हमने बोला देखो ये जो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ रखा हुआ है तो ये क्या कर रहा है, पहले इसके साथ हम इसके रेडियस के थ्रू इसको ज्वाइन करा देते हैं,
और अगर ये ऑब्जेक्ट मेरा मूव करके यहां पहुंच गया तो इसने क्या किया, ये इतना एंगल सबटेंड किया, सेंटर के साथ में ये क्या एंगल बना रहा है, ये क्या कहलाता है मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलो मान लेता हूं कि ये जो बॉल है मेरी, इसको यहां से मूव करके यहां जाने में कितना टाइम लग रहा है, मैं मान लेता हूं मेरे को डेल्टा टी टाइम इंटरवल लग रहा है। डेल्टा टी टाइम इंटरवल में ये बॉडी मेरी यहां से मूव करके यहां पहुंच जा रही है, तो ये जो थीटा बन रहा है मेरा, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस बार ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट से थोड़ा अलग है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हमने ये एग्जांपल लिया था, और ये कैसा डिस्प्लेसमेंट है, ये है मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अगर डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका सुपरलेटिव क्वांटिटी मतलब वेलोसिटी भी आ जाएगी। अगर मैं बोलूंगा कि पर यूनिट टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मेरा एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम ओमेगा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कैसा बनता है, एंगुलर वेलोसिटी बनता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टाइम इंटरवल, या व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, देन इट विल सेड टू बी एंगुलर वेलोसिटी। पर यूनिट टाइम में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, चलो अगर मैं बोलता हूं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, तो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट होती है रेडियन। क्या बोलते हैं इसको हम, रेडियन, क्योंकि सिंपल हमारा प्लेन एंगल है, फिजिकल क्वांटिटी वाइज इसको हम प्लेन एंगल समझते हैं, तो प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट क्या होती है, रेडियन। और इसी तरीके से अगर मैंने बोला टाइम इंटरवल की ऐसा यूनिट क्या होगी, टाइम इंटरवल की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। ठीक, तो इसी तरीके से इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, रेडियन पर सेकंड या रेडियन सेकंड इनवर्स। तो ये क्या कहलाता है मेरा, ये कहलाता है मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और एंगुलर वेलोसिटी कैसे होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे कंपेयर कर सकता हूं, ठीक है, तो उसको समझते हैं। जो मेरा एंगल होता है, तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, एंगल का फॉर्मूला होता है मेरे पास आर अपॉन रेडियस, आर अपॉन रेडियस। चलो मैं मान लेता हूं कि बॉडी मेरी यहां से मूव करके यहां पहुंच गई, तो यहां पे इसको अगर मैं स्ट्रेट लाइन से जोड़ने की कोशिश करूं, और ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट बनेगा, इस डिस्प्लेसमेंट को मैं डेल्टा एस से दिखा सकता हूं, ये सिंपली एस से भी दिखा सकता हूं। तो ये क्या बन रहा है, ये कर रहा है मेरे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जो कि कैसे डील करेगा, ये मेरे पास आर्क जैसे डील करेगा। ठीक, तो ये जो एंगल बनेगा मेरा, वो एंगल क्या बन रहा है, वो मेरा थीटा बन रहा है। और आर क्या बन रहा है, आर को मैं डेल्टा एस भी ले सकता हूं, ये चलो मैं यहाँ पे मैं चलो डेल्टा एस ही लिख देते हैं, और फिर रेडियस क्या बनेगा, ये आर बनेगा। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि मेरा लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन है, कैसे मैं समझ सकता हूं, तो मैं उसको इस तरीके से समझ सकता हूं। तो ये पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर क्या है, ये पूरा का पूरा वीडियो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझने का है, कि नेचर में अगर कोई चीज गोल 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 घूम रही है तो मैं उसको किस तरीके से समझूंगा, किस तरीके से एनालिसिस करूंगा, और उसकी एनालिसिस करते टाइम किन किन टर्म्स का मैं इस्तेमाल करता जाऊंगा फिजिक्स में। तो ये वीडियो उन टॉपिक्स के ऊपर कवर किया है। वीडियो समझ में आया है तो इस पे लाइक करो, जो भी डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखो क्या है आपको कंफ्यूजन। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, कुछ टॉपिक्स इसके और आगे बढ़ते हैं अपन और इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो में बनाने के लिए थैंक यू सो मच।